हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 8 के साथ, और जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो उन चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद हम आगे के चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो चलिए हम आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मौर्य और अशोक के बारे में, ठीक है। तो क्या है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से की थी। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। यानी जो साम्राज्य थे इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन तथा तक्षशिला थी। मीन्स एक के बाद ये सब सारे राजधानी बनते गए। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने जाने का मार्ग है। उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए उज्जैन कहाँ पड़ता है, तो आपका उत्तर होगा कि भारत के दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इस इलाके के गांवों और शहरों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। यानी जो कर होते थे ना, गांवों पे लगे हुए रहते थे, लोगों के अनाज पर, घर पे, बहुत चीज़ों पे कर लगे हुए रहते थे। इन करों को इकट्ठा करने के लिए कौन होता था? तो फ्रेंड्स, इन करों को इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, ठीक है। और प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र में इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने के लिए कोशिश करते थे कि वहां से जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिले उसे वो इकट्ठा कर ले। और अर्थशास्त्र में लिखा था कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम की और दिशा की और जो लोग थे, यानी जो देश था, जो राज्य था, वो किस चीज़ के लिए फेमस था, तो इसमें आंसर होगा कंबल के लिए। और दक्षिण भारत किसके लिए फेमस था, तो सोने और कीमती पत्थरों के लिए। और ये किसके अनुसार फेमस है फ्रेंड्स, तो ये अर्थशास्त्र के अनुसार है, ठीक है। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। यानी जो जंगल में रहने वाले लोग जो होते थे ना, वो स्वतंत्र थे, उनमें कोई पाबंदियाँ नहीं होती थी। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर दें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या है। तो इसमें निर्धन व्यक्तियां बहुत काम भाग लिया करते थे। निर्धन वर्ग के लिए सत्यकाम जवाल एक अपवाद है, जो गौतम नामक एक ब्राह्मण का शिष्य था। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि उपनिषदों के कई विचारों का विकास किस प्रसिद्ध आचार्य के द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होगा प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे नजराना के बारे में कि नजराना क्या है। तो फ्रेंड्स, नजराना एक प्रकार का कर है जो इकट्ठा किया जाता था। जहाँ कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना कहलाता था। यानी जो नियमित रूप से लिया हुआ कर, उसी कर का नाम नजराना था। और अनियमित रूप से लिए हुए कर को समतः हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे दे दे। यानी ये मतलब लोगों पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, वो अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार ये वाले कर देते थे। अब हम छोटी सी इंफॉर्मेशन लेंगे मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज कौन था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो आपका आंसर होगा मेगास्थनीज, ओके। अब बढ़ते हैं हम अशोक के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये अशोक कौन था, तो अशोक एक महान, एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। यानी अब
ये जो अशोक थे ये क्या किए, तो इन्होंने अपने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए अभिलेखों को लिखवाया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। प्राकृतिक भाषा में इसलिए होगा फ्रेंड्स क्योंकि ये आम लोगों की भाषा होती थी जिसे लोग अधिकतर समझ सकेंगे, इसी के वजह से ये प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया होगा इन्होंने। अब हम पढ़ेंगे अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। अब आपसे पूछा जाए कि राजा बनने के कितने साल बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, तो आपका जवाब होगा 8 साल बाद। युद्ध के दौरान हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक को युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। यानी युद्ध में जो मारपीट हुई और जो खून खराबा हुआ उससे अशोक का मन विचलित हो गया और उसने उसी दिन युद्ध को त्याग करने का फैसला ले लिया था। इसी के वजह से कलिंग का युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध था। अब हम पढ़ेंगे अशोक के धम्म के बारे में कि युद्ध का तो उन्होंने त्याग कर दिया था, लेकिन युद्ध के त्याग करने के बाद उन्हें किस दिशा में वो अपने कदमों को आगे बढ़ाए, यानी वो युद्ध को त्याग करके किधर आगे बढ़े, किस दिशा में, किस क्षेत्र में उसने किस गुण को अपनाया, किस अवगुण का त्याग किया, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम पढ़ेंगे अशोक के धम्म के बारे में कि क्या है। तो अशोक ने जब कलिंग युद्ध का त्याग किया, माने कलिंग युद्ध होने के बाद खून खराबे का त्याग किया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया, जिसमें उनका धर्म बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसके अनुसार अशोक के धर्म सभी धर्मों का मिला जुला एक स्वरूप है। यानी जितने भी धर्म है सभी धर्मों का एक मिला हुआ स्वरूप है, जिसमें किसी देवता की पूजा, धार्मिक रीति रिवाज या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। यानी अशोक ने जो जिस पथ को अपनाया उसमें क्या था, तो वो किसी देवता का पूजा नहीं करते थे, ना ही किसी धार्मिक रीति रिवाज या किसी कर्मकांड की आवश्यकता थी। वो मन को पवित्र रखना चाहते थे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। यानी ये जो गौतम बुद्ध जी थे ये उनके उपदेशों से प्रेरित होकर ही आगे बढ़े थे। यह वस्तुतः व्यवहारिक शिक्षा थी, जिसके लिए अशोक ने धम्म महंत अधिकारियों की नियुक्ति की, जो हर जगह जगह पर जाकर धम्म की प्रचार करते थे, यानी धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए थे। यानी इनकी जो संदेशें थी वो शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाई हुई थी। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। ठीक है फ्रेंड्स, चीन नहीं, श्रीलंका। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, यानी रास्ते में जाने वाले मार्ग में उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाएं और विश्राम गृह बनाए, ताकि लोगों को इससे सहूलियत हो और उन्हें आसानी हो अपने धर्म को प्रचार करने में, ताकि वो कहीं भी जाएं तो उन्हें रास्ते पे ही सड़कें अच्छी मिले जिससे वो जा सके, कुएं मिले जिससे अपनी प्यास बुझा सके, विश्राम स्थल मिले जहाँ पे वो विश्राम कर सकें। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था की थी, यानी लोगों को और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। अब अन्य चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें क्या है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीन की दीवार। लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जो लगभग 2000 वर्षों तक चलता रहा। ठीक है फ्रेंड्स, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, जो कि पत्थर और ईंटों से बनी हुई है, तथा 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। ओके, अब आगे की बातों में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। तो लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके बाद कई नए राज्यों का उदय हुआ था, यानी मौर्य साम्राज्य का पतन होना और नए नए राज्यों का उदय होना। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद यवन राजाओं का शासन कब तक रहा था, तो पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक। इसके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर और पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमोत्तर उत्तर और पश्चिम भारत में कौन से लोगों का, मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ था, तो शक। ठीक है, अब शकों के बाद कुषाणों का लगभग 2000 वर्ष से पहले शासन स्थापित हुआ था, यानी उसके बाद किसका शासन रहा, तो शकों के बाद कुषाणों का। उत्तर भारत तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व और कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना न हो गई। पश्चिम भारत के शकों शासकों तथा मध्य भारत के शासन कर रहे सातवाहन शासकों के मध्य कई युद्ध हुए। किसके बीच में कई युद्ध हुए?
तो पश्चिम भारत के शासकों तथा मध्य भारत के शासन करने वाले सातवाहनों के बीच लगभग 2100 वर्ष पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 तक टिका रहा और लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन राज्य का लगभग कब तक टिका रहा, तो आपका आंसर होगा 2100 साल पहले से 400 साल पहले तक, और लगभग 1700 साल पहले से मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का स्थापना यानी यह शासन स्थापित हुआ है। और दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल के पूर्व के बीच चोलों और चेरो पांड्यों ने शासन किया और लगभग 1500 साल पहले पल्लवों चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ था फ्रेंड्स। अब हम आएंगे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, और इस सीरीज को ख़त्म करने के बाद हम स्टार्टिंग से क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। सबसे पहले हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हमें चैप्टर से रिलेटेड जानकारियाँ मिल जाएगी। फिर जब हम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करें। और अगर आप नए लर्नर से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़ा है, यानी इन चीज़ों को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको डेली क्लास की PDF और प्लस यहाँ से आपको ट्रिक की वीडियो मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स।